2 में हमें करना है 2 लाइफ साइकिल्स, क्लेविसेप्स एंड पक्सीनिया। क्लासिफिकेशन डिटेल में आपको एज एन असाइनमेंट मैं देने वाला हूं, तो ज़्यादा डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जनरल क्लासिफिकेशन जो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा है, यहाँ पे हम सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेविसेप्स जाएंगे। तो सबसे पहला आता है डिवीजन माइकोटा। माइकोटा में सारे के सारे फंजाई उसको अंदर इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। देन सब डिवीजन है इसका यू माइकोटिना। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप भी वो पढ़ सको। ठीक है, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ गया क्लासिफिकेशन। यस सर। हाँ, तो डिवीजन है माइकोटा। माइकोटा में सारे की सारी फंजाई जो है उसको इंक्लूड किया गया है। सब डिवीजन है यू माइकोटिना, ठीक है। तो फंजाई में 2 टाइप की फंजाई मेन देखने को मिलती है स्ट्रक्चरली। वन इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप एंड अनदर इज ऑफ यूकैरियोटिक टाइप, ठीक है। तो जो सारी यूकैरियोटिक फंजाई है उसको इंक्लूड किया गया है यू माइकोटिना में, ठीक है। देन हमें जो पढ़ने हैं दोनों लाइफ साइकिल है, क्लियर। क्लास इज एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, कि एस्कोमाइसिटीज माने कौन, तो जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स अस्को बीजाणुओं उत्पन्न થતા હોય તેવી બધી જ ફૂગને આ વર્ગમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવે છે, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज मतलब ऑल फंजाइज विच प्रोड्यूसेस अस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो हमें लाइफ साइकिल में ये आएगा अस्कोस्पोर एंड यू नो वेरी वेल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरांजिया, ठीक है। सीरीज એટલે श्रेणी, हाइमेनो अस्कोमाइसिटीज, ठीक है। वो जब डिटेल में लाइफ साइकिल में आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर એટલે गोत्र, हाइपोक्रियल्स यहाँ से आपको याद रहे वैसा है, फैमिली क्लेविसिपेटेसी, जीनस is claviceps and species is purpurea. So we have to study life cycle of claviceps purpurea and here is the classification in front of you on the screen, ठीक है। तो खास हमें ये याद रखना है कि ये यूकैरियोटिक मेंबर है और लाइफ साइकिल में इसमें एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं हम। क्लेविसेप्स पुरपुरिया, इसको एक कॉमन नाम द अर्गोट ऑफ राय, ठीक है। द अर्गट, अर्गोट या अर्गट जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो आप, दैट इज ओके। ये नाम से भी उसको जानी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, which is the synonym or other name or popular name of Claviceps purpurea. तो आंसर इज द अर्गोट ऑफ राय। किस पे इन्फेक्ट करती है, तो वो इन्फेक्ट करती है या वो रहती है एज एन पैरासाइट ऑन द ग्रासेस, घास ऊपर एक परोपजीवी जीवन गुजारे છે,
लेकिन ग्रासेस में वो इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट करती है? वो ग्रास के गाइनोसियम, मतलब गुजराती में तेनु स्त्री केसर, उसको इन्फेक्ट करती है, वहां पे वो डिसीज क्रिएट करती है। पूरी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये पैरासिटिक फंजाई है, ये ग्रासिस पे देखने को मिलती है, और ग्रासिस में भी उसके गाइनोसियम को ये इन्फेक्ट करती है, डिसीज उसके अंदर कॉज करती है। क्लियर? ठीक है। ये राई प्लांट है। राई मतलब अपना वो ब्रासिका वाला राई नहीं, जो वघार में नाखे छे राई नहीं, इट इज अ सीरियल, एक अनाज से। ओके, उस राई प्लांट को ऊपर वो ये डिसीज कॉमनली देखने को मिलता है, इसलिए इसको नाम दिया है अर्गट ऑफ राई। ठीक है, गुजराती में राई ई वाળો प्लांट नहीं, ઘઉં જેવો જ આ હોય છે। ठीक है, तो ये जो टर्म्स राउंड किए, वो टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। अकरेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे अब और आपके लिए क्लियर हो जाएगा, जिसको कंफ्यूजन है। जो हम खाना बनाने में राई यूज करते हैं वो है ब्रासिका जंसिया, जिसकी फैमिली है ब्रासिकेसी, या पुराना नाम क्रूसीफेरी, जबकि ये सीरियल है अनाज से। ठीक है, जिसका बॉटनिकल नाम है सिकल सीरियल्स, और ये फैमिली है इसकी पोएसी। ठीक है, तो दोनों की फैमिली अलग है, दोनों प्लांट अलग है, तो वो मिस्टेक मत करना। क्लियर? तो बार्ले, राई, कभी कभी वीट, ये सारे ग्रासी से उसके ऊपर वो इन्फेक्शन लगाती है, लेकिन उसका सबसे फेवरेट प्लांट है राई, जिसके ऊपर वो अर्गट बनाती है। ठीक है, कब इन्फेक्शन लगता है? व्हेन द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। तो हमने आगे देखा ये इन्फेक्शन लगाता किस पे है? गाइनोसियम, स्त्री केसर पे। गाइनोसियम कहाँ होता है? गाइनोसियम होता है फ्लावर में। ओके, तो जब फ्लावरिंग है, जब प्लांट में फ्लावरिंग आता है, फ्लावर प्रोड्यूस होता है, कि जिसमें गाइनोसियम होता है, तब इसका इन्फेक्शन लगता है। स्त्री केसर में इन्फेक्शन लगावे से। ठीक है, जब फ्लावरिंग सीजन इसका चालू है तब। कहाँ कहाँ ये देखने को मिलती है? કઈ કઈ જગ્યાએ આ રોગ જોવા મળે છે, ફેલાવો આનો જોવા મળે છે, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શું છે? ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पे है ऑल, तो ठंडे एरिया से, ठंडे कंट्रीज है, कनाडा, यूएसए, रशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड के कुछ एरिया, वहाँ पे ये देखने को मिलती है। इंडिया में बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इंडिया में भी ये डिसीज देखने को है। कि इंडिया में जवार प्लांट, गुजराती में जो जुआर कहिए छे ते, बॉम्बे और कर्नाटका में जो हिली रीजन से, ऊंचा पर्वत वाला भाग से, जहाँ ऊपर तापमान ओछू होए, ठंडक वधारे होए, वहां पे ये देखने को मिली है। तो नॉर्मली ये ठंडे एरिया में देखने को मिलती है, और इंडिया में भी बॉम्बे और कर्नाटका में ये देखने को मिली है। ठीक है, कैसे इन्फेक्शन लगता है? आ, तो जो हमने देखा था कि भाई ये दिस बिलोंग्स टू अस्कोमाइकोटिना, तो इसके अंदर अस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो ये अस्कोस्पोर्स जो हवा में है, हवा के साथ उड़ते उड़ते आते हैं,
वो अस्कोस्पोर, वो जो राई प्लांट है उसका स्टिग्मा, ठीक है, ना स्त्री केसरनो परागासन, ठीक है, जो कि होता है फेदरी पीछा जो मैंने ड्रॉ किया है, उसके ऊपर वो आके बैठता है, ठीक है। हम अलग कलर से बता देते हैं कि मान लेते हैं ये अस्कोस्पोर है, या तो वो इधर आके बैठेगा या वो डायरेक्ट यहाँ पे आके बैठता है, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा, या तो सीधा ओवरी, उसके ऊपर आके एस्कोस्पोर हवा से आके वहां पे बैठता है, और यहाँ पे बैठने के बाद ये एस्कोस्पोर वो जर्म ट्यूब बनाएगा, मतलब એમાંથી અંકુરણ નલિકાઓનો વિકાસ થાય છે, ઓકે, સેવરલ જર્મ ટ્યુબ્સ, કેટલીક અંકુરણ નલિકાઓ તેમાંથી विकास पामे છે, ठीक है। चलो अब वो देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ये जर्म ट्यूब्स है, ये कहाँ पे बैठा है, तो हमने पहले देखा था ये स्टिग्मा पे बैठा है, फेदरी है कि पीछे जो ऊंचाड़ू गुजराती में कहने पर बैठा है, तो ये जर्म ट्यूब यहाँ से अंदर एंटर होगी स्टिग्मा में, परागासन में, स्टिग्मा में एंटर होके वो स्टाइल पराग वाहिनी में जासे, और स्टाइल से वो ओवरी એટલે કે અંડાશય અથવા તો બીજાશય તરફ આગળ વધે છે, और ये ओवरी के अंदर है ओव्यूल, अंडक आवेला જોવા મળે છે, ठीक है। परागासन ऊपर इन्फेक्शन लागे છે, अंकुरण नलिका विकास पामे, તે નીકળી પરાગ વાહિનીમાં આગળ વધે અને તે બીજાશય અથવા અંડાશયમાં જાય જ્યાં अंडक आवेला હોય છે, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन लगा स्टिग्मा से, वो हमने देखा, और ये इन्फेक्शन पहुंचा ओवरी में ओव्यूल की ओर। यही लिखा है इसमें। अब क्या करेगा ये, तो ये है हमारी ये हमारी ओवरी, अंडाशय बीजाशय, ठीक है। इसमें मान लेते हैं काफी सारे ओव्यूल्स है, तो इन्फेक्शन पेज या जो हाइपी ने इन्फेक्शन लगाया है वो स्टिग्मा से ग्रो होती 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 ओवरी में आई, ओवरी में आके वो यहाँ पे इन्फेक्शन मतलब फैलाती जाती है, काफी सारे वो हाइपा, हाइपा इज अ सिंगुलर, हाइफी इज अ प्लूरल, okay, and the mass of hyphae is called mycelium. ગુજરાતીમાં જે ફૂગનો કોષ છે એને કહેવાય છે કવક સૂત્ર, સૂત્ર એટલા માટે કહેવાય કારણ કે લાંબો છે, ઠીક છે, નામ આવું આપવામાં આવ્યું છે, બહુવચન એનું થાય કવક સૂત્રો, અને જે જથ્થો હોય એને કહેવાય कवक जाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स यूज होंगे, हाइपा, हाइफी एंड माइसेलियम, ठीक है, कवक सूत्रो અને कवक जाल। तो एस्कोस्पोर ने स्टिग्मा को इन्फेक्ट किया, जर्म ट्यूब बनाई, जर्म ट्यूब स्टिग्मा में एंटर हुई, वहां से वो स्टाइल में से होके ओवरी तक वो
पहुंची और वो ओवरी के अंदर और ग्रो हो, घणो બધું એમાં એનો વિકાસ થયો, इसने ग्रो किया। ठीक है, ओवरी का नीचे वाला जो फ्लावर का स्टॉक है, जहाँ पे वास्कुलर सप्लाई है, वाहक पेशी है, जिससे इस फ्लावर को, इस गाइनोसियम को पानी और फूड मिलता है। इस वेस्कुलर सप्लाई जो है उसको कहते हैं रेचिला, RACHILLA, रेचिला। ठीक है, तो ये वर्ड अभी आएगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन्फेक्शन जो ये हाइपी है वो ओवरी में एंटर हुई, ओव्यूल के चारों ओर वो डेवलप होती है। ठीक है, ओवरी में डेवलप होती है पूरी, यहाँ पे जो जो बीच में आता है वहां सब कुछ वो उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको मार देती है, और उसमें से जो फूड मिलता है उसको वो लेके ग्रो होती है। फंजाई इज अ पैरासाइट, વિષમપોષી છે, બીજામાંથી પોષણ લે છે, પોતે બનાવી શકતી નથી. It is a heterotropous which cannot produce their own food. तो यहाँ पे इसको मार के उस सेल से वो अपना न्यूट्रिएंट उसमें से सब, उसमें फूड सब लेती है। तो जो ओवरी का टिश्यू है उसको तो उसने तोड़ डाला, लेकिन ये इन्फेक्शन है वो यहाँ तक रहता है, रेचिला से आगे नहीं बढ़ता है, रेचिला में भी वो नहीं पहुंचता है। Okay? So hyphae grow around the ovule in the inner layers of ovary wall and reach at the tip of रेचिला। okay? जो आपको यहाँ पे मैंने दिखाई है और ड्रॉ की है, वहां से फिर आगे इन्फेक्शन नहीं जाता है। इन्फेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू द ओवरी। तो ये ओवरी में इतना सारा इन्फेक्शन लग गया। अब आगे क्या है, तो ये जो इन्फेक्शन लगा, ये जो हाइपी बनी, वो हाइपी है कैसी, इसलिए मैं वो नेक्स्ट डायग्राम में आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने अभी है, सॉरी, यहाँ पे डायग्राम। तो ये है इसका हाइपल स्ट्रक्चर, एक बार देख लो। उसके साथ साथ मैं अभी डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ। इट इज हायालाइन, वर्ड्स में लिखता जा रहा हूँ। हायालाइन मतलब कलरलेस, रंगहीन હોય છે। सेप्टेट, देखो ये बीच में वॉल है, दीवाल છે। ओके, विटपो वच्चे आवेला છે। सेप्टम मतलब वॉल, विटप गुजराती में। सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकोश केंद्रीय है, मतलब एक ही सेल है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें है, और इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर है इसका अबाउट 3 माइक्रोन, 3 न्यू माइक्रोन। ठीक है, वॉल इसकी किससे बनी हुई है, तो जैसे अभी आप में से किसी ने बताया था कि वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन या तो फंगल सेलुलोज। Okay, so hyphae is hyaline, septate, multinucleated. Cell wall is made up of chitin. Diameter is 3 micron. ठीक है, वॉल जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, कोश रस पटल। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, एज यूजुअल थिन, डेलिकेट एंड सिलेक्टिवली परमिएबल।
કોષરસ પટલ જે પિંક કલરથી બતાવ્યું છે હંમેશા કેવું હોય એકદમ પાતળું નાજુક ડેલિકેટ અને પસંદગીમાન પ્રવેશशीलता ધરાવે છે ठीक है अंदर क्या है तो अंदर है साइटोप्लाज्म कोषरस आवेलो एमां जोवा मळे छे ठीक है में छोटे छोटे वेसिकल्स ने शुं कहेवाय वेसिकल्स छोटा नाना नाना जोवा मळे छे તે ઉપરાંત તેમાં લિપિડ ગ્લોબ્યુલ્સ લિપિડ ના ગોલકો અથવા તૈલી બિંદુઓ તેમાં જોવા મળે છે ओके ये न्यूक्लियस है कोष केंद्र रेड कलर के काफी सारे न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लिएटेड तो इसमें ऑल सेल ऑर्गेनिल्स इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्गी बॉडीज है ओके ये सब उसमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है तो दिस इज द सेल स्ट्रक्चर और छोटे छोटे बीच में सेंटर में होता है सेल वैक्यूम तो हाइपल स्ट्रक्चर कैसा है तो हाईलाइन सेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएटेड 3 micron diameter and wall is made up of chitin. Next to wall is plasma membrane which is thin, delicate and permeable. Eukaryotic cell organelles are present except the chloroplast. Chloroplast के अलावा cell organelles present है. Food reserve material is in form of glycogen and lipid granules या तो oil droplets. लिपिड ग्लोब्यूल्स या लिपिड ग्रेन्यूल्स या तो ऑयल ड्रॉपलेट्स तैली बिंदु स्वरूपे अंदर खोराकनो संग्रह थयो होय ग्लाइकोजन અને તેલું બિંદુ સ્વરૂપે ऑलवेज रिमेंबर फंजाई ऐसा है जिसमें फूड रिजर्व मटेरियल एनिमल जैसा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है हमारे में भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ठीक है जबकि सारे प्लांट्स में वो होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च क्लियर तो ये हुआ उसका हाइपर स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर ओके तो ये हाइलाइन है हाइलाइन मतलब कलरलेस है रंगहीन है तो कलर ही नहीं है तो वो कैसा दिखेगा जिसको भी हम कलर कहते हैं तो हम कहते हैं व्हाइट ठीक है 3 माइक्रोन मतलब बहुत पतला है व्हाइट कलर का है और हमने आगे देखा कि वो बहुत बड़े से गुच्छे में है पूरी ओव्यूल जो ओवरी है ठीक है उस पूरी ओवरी में वो ऐसे फैला हुआ है ठीक है तो ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है दिस इज व्हाइट मतलब कलरलेस ठीक है पूरा बंच बन गया मतलब अब वो थोड़ा सा थिक हो गया और कलर नहीं है ठीक है तो मतलब कैसा दिखेगा कॉटन के फाइबर्स जैसा कॉटन और कॉटन के फाइबर्स कैसे होते हैं सॉफ्ट ठीक है तो ओवरी के अंदर जो भी था काफी सारे ओव्यूल्स थे प्लाजेंटा था सब कुछ ये हाइपी ने डिस्ट्रॉय कर दिया और वो पूरी जगह उसने खुद ने ले ली ठीक है तो ये जो कलरलेस थिक कॉटनी सॉफ्ट मास बना मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये बनना उसको हम कहते हैं स्पेसेलियम इसको हम कहते हैं स्पेसेलियम तो कैसा होता है स्पेसेलियम तो आपके सामने स्क्रीन पे वर्ड लिखे हुए हैं दैट इज कलरलेस
thick, soft, cottony mass inside the ovary of rye plant. This structure is called स्पेसेलियम। ठीक है, किसी को कुछ डाउट स्पेसेलियम क्या है? स्पेसेलियम का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। ठीक है, ये क्लियर ना, स्पेसेलियम कहाँ बना और कैसे बना? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने डायग्राम है। स्पेसेलियम थोड़ा और मैच्योर होगा। ठीक है, और जब मैच्योरिटी पे है स्पेसेलियल स्टेज, तब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है? यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है ड्रॉ करके। एक तो है अपाइकल रीजन, अग्रभाग, या तो कैप रीजन, जो ओवरी का कैप था, मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, ये अपनी ओवरी बीजाशय, जिसके अंदर ये स्पेसेलियम बना है। तो ये 3 पार्ट, ठीक है, ये है अपाइकल पार्ट, ये बीच वाला पार्ट और ये बेसल पार्ट, जो कि बड़ा करके अलग कलर से दिखाया है। ठीक है, तो अपाइकल पार्ट है ओवरी के, जो ओवरी का माउथ है वहां पे अपाइकल रीजन में, कैप रीजन पे है, और उसके ऊपर आप देख सकते हो ये छोटा वाला रीजन है, और उसके ऊपर ब्रिसल्स, जो ब्रश में होता है ना ब्रिसल्स, ऐसे ब्रिसल्स उसके ऊपर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है दूसरे नंबर का, वो है सेंट्रल रीजन। ठीक है, वो सबसे बड़ा है और उसको कॉनिडियल स्ट्रोमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ये अभी आगे आएगा, बस ये हम एक्सप्लेन कर दे, उसके बाद वही आएगा। ठीक है, और सबसे नीचे वाला रीजन है वो है फूट रीजन, कलश का भाग। ठीक है, और वो स्मूथ होता है। ठीक है, अपाइकल रीजन भी स्मूथ होता है, ये रीजन भी कंपैरेटिवली स्मूथ होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का स्मूथ। एपाइकल और बेसल रीजन है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन एपाइकल रीजन में हमें ब्रिसल्स देखने को मिलते हैं, जो बेसल रीजन में हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जो ओवरी के अंदर स्पेसेलियम बना, वो स्पेसेलियम का डिटेल अगर स्ट्रक्चर देखे तो उसमें 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, अपाइकल एंड बेसल, या तो कैप रीजन एंड फूट रीजन, दे आर स्मॉल, स्मूथ एंड वाइट। अपाइकल रीजन में एडिशन में ब्रिसल्स है। बीच वाला जो रीजन है उसमें हाइपी एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है, जो कवक सूत्रों છે एकदम नजीक नजीक ગોઠવાય છે, और इसके कंपेयर में वो थोड़ा सा टाइटली अरेंज हाइपी है। कवक सूत्रों थोड़ा વધુ नजीक नजीक एकदम ગોઠવાયેલા હોય છે। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉनिडियल स्ट्रोमा। तो हम पहले समझ लिया, तो हम पहले डायग्राम देख ले। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअल है, फोटोग्राफ है इसका। क्लियर? अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में? नेक्स्ट स्टेप में ये जो कॉनिडियल रीजन है, कॉनिडियल स्ट्रोमा, सेंट्रल रीजन, उस रीजन में स्पोर प्रोडक्शन चालू होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी मैं कलर अलग दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हाइपी है सारी, जो कवक सूत्रों से यहाँ पे
काफी सारे होते हैं। ये हाइपी, ठीक है, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ बेसिलियम, उसमें से जो हाइपी है कुछ वो इस तरह से यहाँ पे डेवलप होती है। मतलब बाहर आती है लाइन में। कैसा होता है कि आप लोग जब क्लास खाली है तो कैसे बैठे होते हो, जिसकी जहाँ पे मर्जी है वैसे बेंच के ऊपर, बेंच के नीचे, बीच में बेंच खाली रख के, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में। ये बीच वाला पोर्शन ऐसा है। लेकिन जैसे ही एक प्रोफेसर क्लास में आते हैं तो आप कैसे हो जाते हो, अच्छी तरह से अरेंज हो जाते हो। उस तरह से जो सेंट्रल स्ट्रोमा है, ठीक है, उसमें से हाइपी ऐसे साइड में वॉल की तरह, वॉल में से बाहर निकलती है। और ये अरेंजमेंट कैसी दिखती है, तो लीफ में आपने पढ़ा है पेलिसेड, लंबोत्तक पेशी મળે છે, ग्रो आउटवर्ड्स, ठीक है। इट रप्चर द क्यूटिकल, क्यूटिकल को ये सेल वॉल और उसके ऊपर क्यूटिकल को छोड़ के बाहर आती है। एपिडर्मिस सेल के बीच में से होके बाहर आती है। और ये कैसी दिखती है, अरेंजमेंट लुक्स लाइक अ पैलिसेड, ठीक है, ये पैलिसेड जैसा दिखता है। तो आप लोगों को ये समझना है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो मैं सिंगल ड्रॉ करता हूँ इसको एनलार्ज करके, ये जो हाइपी बाहर आई वो अपने टिप के ऊपर एक स्पोर डेवलप करेगी, इसको हम नाम देते हैं स्पोर नंबर 1। तो वी कैन से हाइपा एब्स्ट्रिक्ट द स्पोर एट द टिप। टोचना भागेથી एक बीजाणु उत्पन्न करे છે। ये एक स्पोर डेवलप हुआ, फिर वो हाइपी, वही हाइपी यहाँ पे वो दूसरा स्पोर बनाएगी। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दूसरा स्पोर बनेगा, मतलब 1 एंड 2। ऐसे ही आगे ये हाइपी काफी सारे स्पोर्स बनाती है, 1 2 3 4। सबसे पहला ओल्ड वाला सबसे टिप पे है, सबसे नया हाइपी के साथ है, ठीक है। ऐसे स्पोर्स में here, so from the central region, from the central stroma region, some hyphae comes out from the side wall, arranged in a palisade-like arrangement, and each of these hyphae abstracts conidiospores at its tip। क्या ये प्रोड्यूस करती है, कोनिडियोस्पोर या तो कोनिडिया, ये एक्सट्रैक्ट करती है। तो ये समझ में आ गया प्रोसेस, तो मैं यहाँ पे आगे आगे आपको डायग्राम दिखाता हूँ। एसेलियम, ठीक है, ये बाहर की ओर ग्रो हुई, एपिडर्मल सेल से बाहर आई, क्यूटिकल को छोड़ के बाहर आई, ठीक है। इसने पेलिसेड लाइक लेयर बनाया और उसने चालू किया प्रोडक्शन ऑफ कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है, या तो कोनिडिया। एंड दे आर एब्स्ट्रिक्टेड इन बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है, बेसिपिटल सक्सेशन। आपने इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा है एक्रोपिटल सक्सेशन, अग्राभिवर्धी क्रम, मतलब सबसे टिप पे
यंग फ्लावर और बेस में ओल्डेस्ट फ्लावर। ये उससे उल्टा है जो अभी हमने यहाँ देखा। ये जो बेस है उसमें सबसे न्यू है और यहाँ सबसे ओल्ड है। ये कोनिडिया या तो कोनिडियो स्पोर्स, ये 4 है, कोनिडियो 4 या तो कोनिडिया, ठीक है, वो बेसिपिटल सक्सेशन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज कोनिडियो 4 जो यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज कोनिडियो 4। 4 माने टॉक, दंड। આ છે કોનિડિયો બીજાણુ और कोनिडियो बीजाणु ने धारण करती दंड जेवी रचना ने कहेवाय धर। गुजराती में एना माटे शब्द वपराय छे धर। बीजाणु धानी धर, टॉक 4, दंड, ठीक है। चलो हम देख रहे थे डायग्राम, सी हियर, ठीक है। ये जो बड़े बड़े व्हाइट दिखा रहे हैं वो है उसकी हाइपी, उसमें से ये पेलिसेड लाइक ब्रांचेस निकली और वो उसके ऊपर उसने बेसिपिटल सक्सेशन में कोनिडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन चालू किया। सी हियर द माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ, ठीक है। दिस इज कोनिडियो 4। ये सबसे नया, उससे पुराना, उससे पुराना, उससे पुराना, उससे पुराना, सबसे पुराना, ठीक है। बेसिपिटल सक्सेशन में कोनिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। चलो अभी आगे बढ़े। तो ये जो कोनिडियोस्पोर्स या ये कोनिडिया जो डेवलप होते हैं वो कैसे हैं, तो दे आर स्मॉल, एकदम नाना છે, यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, हायालाइन मतलब कलरलेस, स्फेरिकल टू ऑब्लॉन्ग, गोलाकार કે સેજ લંબગોળાકાર, કદમાં નાના, એક કોષીય, એક કોષ કેન્દ્રીય અને રંગહીન હોય છે કોનિડિયો બીજાણુ। ગુજરાતીમાં કદાચ એને કણી બીજાણુ કહે છે, कणी बीजाणु, ठीक है। और इसी को कहते हैं स्पेसेलियल स्टेज, ठीक है। कोनिडियल स्टेज ऑफ द फंगस इज नॉन एज स्पेसेलियल स्टेज। मतलब हमने जो अभी ड्रॉ किया, जो देखा, वो है स्पेसेलियल स्टेज, जिसके अंदर ओवरी में स्पेसेलियम बनता है और इस स्पेसेलियम में से पेलिसेड एक हाइपी बाहर निकलती है, ठीक है। और इस हाइपी में कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया डेवलप होते हैं, तो स्पेसेलियम डेवलप हुआ, स्पेसेलियम डेवलप हुआ, उसके अंदर कोनिडिया डेवलप हुए। अब क्या होता है, तब और एक आगे स्टेज पे हम चलते हैं कि ये कोनिडिया जब डेवलप होता है उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ फंगल हाइपी या ओवरी की वॉल, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है आज तक, ये यहाँ पे एक स्टिकी, चिकणू, येलोइश, પીળાશ પડતા રંગનું, સુગરી, મીઠાશ ધરાવતું પ્રવાહી નું સિક્રેશન કરે છે।
secretion of कैसा, sticky, sugary and yellow। तो ऐसा क्या होता है जो थोड़ा चिपचिपा होता है, येलो जैसा कलर का है और सुगरी मतलब स्वीट टेस्ट में होता है, क्या होता है ऐसा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो ये येलो कलर का थोड़ा चिपचिपा सुगरी, पीड़ा कलर નું થોડું ચીકણું અને મીઠું દ્રવ્ય કયું હોય છે આપણા રસોડામાં હોય? मध। कौन बनावे? यस, मध, ठीक है, हनी। तो ये जो डेवलप, कलर क्यों चेंज हो गया? तो ये जो ये स्टिकी बना, पूरा एक ऐसा ड्रॉप बनता है जिसको कहते हैं हनी ड्यू, એટલે મધનું બિંદુ, मधु बिंदु, ठीक है। तो ये हमारे सारे जो कोनिडिया है यहाँ से अलग हो गए तो भी ये जो हनी है उसके अंदर यहाँ फैल जाएंगे, ठीक है। मधना बिंदुनु सुगरी येलोई स्टिकी सिक्रीशन होता है जिसमें ये हमारे कोनिडिया या तो कोनिडियोस्पोर्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जैसे जैसे बनते जाएंगे यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे। क्लियर? इतना एक्सप्लेनेशन क्लियर? तो हम नेक्स्ट पे जाए, पेसिलियल स्टेज, ठीक है। क्या हुआ अभी जो मैंने आपको बताया, स्टिकी डेंस એટલે घाटू, येलो सुगरी, फ्लूइड सिक्रेट होता है जिसको कहते हैं हनी ड्यू, okay। See this पेसिलियल stage, at this stage is also known as honeydew stage। આ અવસ્થાને મધુ બિંદુ અવસ્થા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। तो ये एग्जाम में शॉर्ट नोट की तरह पूछते हैं, डिस्क्राइब हनी ड्यू स्टेज। तो आपको इन्फेक्शन लगा, डेवलप हुआ, स्पेसिलियम बना, उसके 3 स्टेज, कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोस्पोर्स और ये हनी ड्यू, यहाँ तक का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो हनी ड्यू स्टेज है, आगे क्या होगा? तो अभी हमने देखा, अब तक हमने देखा कि इन्फेक्शन लगा, पेसिलियम बना, कोनिडियोफोर PHORE कणी बीजाणु धर बना, उसके ऊपर कोनिडियो बने और हनीड्यू बना, मधनु बिंदु बना। और इतना बड़ा मैंने बहुत बड़ा ओवरी से बड़ा ड्रॉ किया है, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन अस्कोस्पोर ने लगाया था, अस्को बीजाणु जे पवन मांथी उड़ीने आयो ने आने रोग लगाड्यो तो वो जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन लगा उस इन्फेक्शन को कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन। अब यहाँ पे कोनिडियो स्पोर्स बने, ठीक है, कोनिडिया, ये कोनिडिया यहाँ से दूसरी बार फिर से इन्फेक्शन लगाएंगे। मान लो यहाँ पे दूसरी ओवरी है, दूसरा फ्लावर है, दूसरा है, लेकिन ये यहाँ से जाएंगे कैसे? पवन से तो जा नहीं सकते, दे कैन नॉट डिस्पर्स बाय मीन्स ऑफ विंड,
क्योंकि हनी में तो स्टिक है, तो यहाँ पे होता है, कौन रोल में आता है, यहाँ पे लिखा है इंसेक्ट। ये हनी है, तो इस हनी को लेने के लिए कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आता है, उसके साथ, उसके बॉडी के साथ ये कोनिडियोस्पोर्स चिपक जाते हैं। यही इंसेक्ट जब पॉलिनेशन के लिए दूसरे फ्लावर पे आता है, तो इसके स्टिग्मा के ऊपर आएगा, यहाँ पे बैठेगा, तब इसकी बॉडी के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ जो कोनिडियोस्पोर्स लगे हैं, वो इसको इन्फेक्शन लगाएंगे, जिसको कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो इसमें भी इन्फेक्शन लगा, इसमें भी इन्फेक्शन लगा, पेसिलियम डेवलप हुआ, कोनिडियोफोर्स बने, कोनिडियम बना, फिर से हनीड्यू स्टेज हुआ, फिर वो आगे दूसरे को इन्फेक्शन लगाएगा, ये चालू रहेगा। सो कोनिडिया से सेकेंडरी इन्फेक्शन लगता है, दूसरे स्टिग्मा को, दूसरे गाइनोसियम को, दूसरे फ्लावर के गाइनोसियम को, दूसरे प्लांट के गाइनेशियम को इन्फेक्शन लगता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन से फर्स्ट टाइम स्पेसिलियम डेवलपमेंट होता है और कोनिडिया जनरेट होता है, जबकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से, जो कि कोनिडिया खुद लगाता है और फिर अगेन खुद कोनिडिया बनता है। ठीक है, यही इन्फेक्शन लगाता है और फिर से नए कोनिडियम बनते हैं, वो फिर से इन्फेक्शन लगाते हैं, और ये जो डिसीज है उसको बहुत सारा स्प्रेड करते हैं। ખૂબ જ ઝડપથી કોનિડિયો બીજાણુ દ્વારા રોગનો ફેલાવો થાય છે। ठीक है, ये जब इन्फेक्शन लगता है, मान लो आज लगता है, तो वो 7वें दिन तो कोनिडिया का प्रोडक्शन चालू कर देता है, और 11 दिन तक, 7वें दिन से 11 दिन तक ये कोनिडियो, ये प्रोडक्शन चालू रहता है। ठीक है, और जब 13 दिन तक पहुंचता है, तो ये कोनिडियोस्पोर का डेवलपमेंट बंद हो जाता है। यहाँ पे भी इन्फेक्शन लगा, 7वें दिन प्रोडक्शन चालू हुआ, 11 दिन तक प्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर का रहता है, 13वें दिन के करीब यहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाता है। लेकिन ये 7, 8, 9, 10, 11, ये 4-5 दिन में वो थाउजेंड्स ऑफ कोनिडियोस्पोर्स जनरेट कर देता है, और ये डिसीज को बहुत बड़ी मात्रा में, इन लार्ज अमाउंट, वो स्प्रेड करता है। ठीक है, चलो अभी एक स्टेज है जो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे। तो हनीड्यू स्टेज, जिसमें कोनिडियोस्पोर डेवलप हुआ, इसके बाद का जो स्टेज है उसको कहते हैं स्क्लेरोशियल स्टेज, जिसके अंदर स्क्लेरोशियम बनता है, और इसी स्क्लेरोशियम को हमने आगे नाम दिया था अर्गट, या तो अर्गो। ठीक है, मतलब अब हनीड्यू स्टेज के बाद आता है अर्गट स्टेज, या तो स्क्लेरोशियल स्टेज। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ये हमने देखा था कि भाई ये स्पेसेलियम बना, कैसा था ये स्पेसेलियम, सॉफ्ट वाइट कॉटनी मास, એટલે એકદમ नाजुक पोचो रूना तांतणा જેવું બન્યું હતું, जिसके अंदर से फिर
कोनिडियोफोर्स बने, कोनिडिया बना। 13वें दिन के बाद जब ये कोनिडिया बनना बंद हो जाता है, उसके बाद ये स्पेसेलियम है, उसका डेवलपमेंट आगे और चलता रहता है। धीरे धीरे ये जो सॉफ्ट हाइपा, जे कवक सूत्रो एकदम सॉफ्ट था, वो एकदम नजदीक नजदीक आते हैं। ठीक है, एक બીજાની ખૂબ જ નજીક નજીક આવે છે, बहुत नजदीक आते हैं। प्लस ये ग्रो होते हैं, लंबाई में વધારો થાય છે, एकदम नजदीक नजदीक लेंथ उसकी बढ़ती है। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ हाइपा इज नाउ कॉम्पैक्ट, एकदम नजीक नजीक गोठवाई અને एकदम जटिल पैक रचना बनावे છે। ठीक है, और ये डेवलप होके जो ओवरी थी, उस ओवरी से भी बाहर आती है, उसके भी बाहर निकलती है। तो जो स्ट्रक्चर अब तक पहले सॉफ्ट व्हाइट कॉटन नहीं था, अब ये स्ट्रक्चर डार्क पर्पल या तो ब्लैक, ठीक है, व्हाइट से ब्लैक हो गया, डार्क पर्पल या तो ब्लैक हो गया, सॉफ्ट था वो हार्ड हो गया। ठीक है, ओवरी के अंदर था, ये बहुत लंबा होके बाहर आ गया और स्लाइटली कर्व्ड, થોડુંક એ વળેલું હોય છે। तो दिस ब्लैकिश हार्ड स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर जो बना, उसी को कहते हैं स्क्लेरोशियम, या तो उसी को कहते हैं अर्गोट। ठीक है, जैसे ही कोनिडियोस्पोर्स का डेवलपमेंट बंद हो गया, हाइपी का ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય रूपांतरण चालू થઈ ગયું। क्या चालू हुआ? व्हाइट से ब्लैक, सॉफ्ट से हार्ड, ओवरी के अंदर था, वो ओवरी से बाहर तक आ गया और थोड़ा सा स्लाइटली कर्व हो गया। ये नया स्टेज बना, जिसको कहते हैं अर्गट या तो स्क्लेरोशियम, जो कि एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो बस ओके, ये इसका डिस्क्रिप्शन है अपना। यहाँ पे तो ये जो प्रोसेस था अपना